अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। मई का महीना पाकिस्तान के अवाम के लिए माशी लिहाज से काफ़ी इस्तराब का बायस होता है और उसकी वजह जून में आने वाला बजट होता है, जो कि अक्सर ही अवामी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक होने के बजाय उनकी तवक्कुआत के बरक्स ही साबित होता है। हर बार हुकूमत अवाम को रिलीफ देने का दावा करती है, जबकि हर बार अवाम बजट आने के बाद मजीद परेशानी का शिकार हो जाते हैं। इस बार भी बजट में हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ ही देने का फैसला किया है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा माली साल में पेट्रोल और डीजल पर ली जाने वाली पेट्रोलियम लेवी को मौजूदा कीमत से बढ़ाकर 100 रुपए तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी भी लगाई जाएगी। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने नए माली साल में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का भी प्लान बना लिया है। गर्दिशी कर्जों को उतारने के लिए बैंकों से मजीद कर्ज लेने का फैसला भी किया गया है और इस कर्ज की वापसी के लिए सार्फिन के बिलों में 10% डेट सर्विस सरचार्ज शामिल करने का भी जो है वो कहा गया है। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत के पास इस सरचार्ज में इजाफे का भी इख्तियार होगा। अभी कुछ अर्सा पहले से हम बहुत ज्यादा शोर सुन रहे थे इस बात का कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अवाम के लिए बिजली के नरखों में 7 रुपए से जायद की कमी कर दी है। 300 यूनिट वालों को हुकूमत ने सब्सिडी भी दी है, लेकिन अब हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि बिजली में दी जाने वाली सब्सिडी को कम किया जाएगा, जबकि सूबाई हुकूमत को बिजली पर सब्सिडी देने का कोई इख्तियार नहीं होगा। नए आने वाले बजट में जहां एक जानिब हुकूमत अवाम को किसी किस्म का रिलीफ फराहम करने से कासिर नजर आती है, वहीं दूसरी जानिब सैलरी क्लास की जेब से रवा माली साल 400 अरब का टैक्स निकलवाने और ट्रेडर से टैक्स वसूली में नाकामी हुकूमत के माशी इंसाफ की कलई खोल रही है। ये कुछ ऐसे इशूज हैं जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि साल के ये जो 2 महीने होते हैं उसमें हम हमेशा इन इशूज पर बात करते हैं और जो पूरा उसके बाद आगे फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर हम सिर्फ इन बातों के ऊपर दुहाइयां ही देते रह जाते हैं। हुकूमत ने वही करना होता है जो हुकूमत ने करना होता है। हमारे साथ जो मेहमान है उनसे तारुफ करवा के उनका हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे और पूछेंगे कि ये जो एक IMF का एक एडेड फैक्टर है इस दफा, क्या उसकी वजह से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमिक इस वक्त आउटलुक है वो ऐसी ही है कि मुश्किलात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर नासिर इकबाल ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर काशिफ मजीद मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और उम्मीद है कि कुछ ही देर में सीनियर माहिर मईशत डॉक्टर सलमान शाह भी हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर नासिर इकबाल साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। मैं ये इस तरह के कुछ सवालात हैं जो मेरे ख्याल है बड़ी ट्रेडिशनल सवालात हैं, हम हर दफ़ा साल के इस हिस्से में पूछते हैं और उसके बाद फिर वही जैसे मैंने कहा कि दुहाइयाँ ही होती हैं आवाम की और तो कुछ नहीं होता। पोस्ट IMF जो इस वक्त सिचुएशन है, बजट जितना मुश्किल होना था उससे ज़्यादा मुश्किल होगा, IMF को ब्लेम करना चाहिए या हमारी हालात ही ऐसे हैं? देखिए, IMF को ब्लेम करना बहुत इजी होता है। हाँ। हम हर बात IMF पे डाल देते हैं कि देखिए IMF ने ये कह दिया, IMF ने ये कह दिया। वो एक कर्जा देने वाली कंपनी है। अगर आप सिंपल लोगों को समझाना चाहें तो उसने आपको कर्जा देना है और उसने ये इंश्योर करना है कि हम कर्जा वापस कर सकें। अब कर्जा वापस करने के लिए हमने मेजर्स लेने हैं। वो ये नहीं कहता कि आप कौन से मेजर्स लें। अब हमने अपनी आसानी देखनी है कि वो कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम वो कर्ज वापस कर सकते हैं। तो जो सबसे आसान किसी भी गवर्नमेंट के पास होता है वो टैक्स है, वो भी डायरेक्ट टैक्सेस के हम टैक्स लगा देते हैं ताकि आवाम से आसानी से पैसा निकाला जा सके और इसको हम पे कर सकें। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास क्या इतनी मईशत है या इतने एडिशनल रिसोर्सेज हैं कि हम टैक्स लगाए बगैर उस कर्ज को वापस कर सकें। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और चैलेंज रहता है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सके, और ये हमेशा गवर्नमेंट के लिए चैलेंज रहता है। अब एक आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि सैलरी क्लास से टैक्स लेना बहुत आसान है। सबसे मुश्किल कहाँ से? ट्रेडर से। आपका 70% इनफॉर्मल सेक्टर काम कर रहा है। आप राजा बाजार चले जाएं, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, करोड़ों रुपए की डेली ट्रांजैक्शन होती है और उस पर प्रॉफिट्स भी अर्न किए जाते हैं, बट दे आर सो स्ट्रांग कि गवर्नमेंट उनको लिए ऐसा कोई अमल नहीं ला रही या ऐसा कोई काम नहीं कर पा रही कि उनको टैक्स नहीं कोशिश करती भी है तो बस पाई होती है। यही होता है ना कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली उससे पीछे हटना पड़ता है। वो स्ट्राइक करते हैं, आपका बिजनेस रोक देते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट के पास 2 सिचुएशन है। एक, इस वक्त हम इकोनॉमिक रिकवरी के मोड में हैं। पिछले 3-4 साल इकानमी ने स्ट्रगल किया। अब कुछ इंडिकेटर ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में हमारी रिकवरी हो। मसलन आपने डेट की बात की, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, आपने GDP ग्रोथ रेट की आप बात कर लें तो अभी भी हमारा GDP ग्रोथ रेट अराउंड 3% होगा। तो इस 3% के साथ देयर इज़ नो डेवलपमेंट। तो अब हमारे लिए और गवर्नमेंट के लिए क्या अच्छा था कि वो इसको 5% पे लेके जाती, जो कि एक लेकिन IMF 2.6 टारगेट भी है। IMF कहता है 2.56, 2.76, बट रफली वी कैन अराउंड 3%। बट अगर हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है,
जो टैक्स नेट है उसमें ऐसा एक्सपेंशन लेके आनी है कि जो हम जैसे सैलरीड लोग हैं उन पे हम टैक्स ना बढ़ाएं, तो हमें जीडीपी को कम से कम 6% पे लेके जाना है। तो अब उसके लिए हमने काफ़ी मेजर्स दिए हैं कि एक अप्रोच ये है कि मुझसे पहले टैक्स 100 रुपये ले रहा, आप मुझसे 150 ले लें, जो इकानमी चल रही है वो भी बैठ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मुझे 50 रुपये का रिलीफ दें ताकि मैं और काम कर सकूं, और जो बिल्कुल टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स लगाएं। तो हमने बड़ी पाइड के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को ये सजेशन दी कि रादर देन इंक्रीजिंग द टैक्स यू शुड रिड्यूस द टैक्स ऑन द एग्जिस्टिंग। इवन हम तो ये भी बात करें आप सेल टैक्स को कम करें, अब उन बहुत सारे एवेन्यूज पे टैक्स खत्म कर दें जिनमें रिकवरी की कास्ट ज़्यादा और टैक्स कलेक्शन कम है। तो ये कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं। हम टैरिफ रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, को थोड़ा इंसेंटिवाइज करें, लोगों को काम करने दें। जब तक लोग काम नहीं करेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट हम नहीं बना के देंगे कि लोग काम करें, तब तक हम इसी कैचअप में रहेंगे कि जो टैक्स दे रहे उसके ऊपर और टैक्स लगाएं। अच्छा, आईएमएफ आपने कहा ना कि एक लोन देने वाली बॉडी है। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूँ इस पे, क्योंकि आईएमएफ और आई डोंट नो इफ यू एग्री विद व्हाट ही सेड और नॉट, कि आईएमएफ आसान है आईएमएफ को पंचिंग बैग बना देना और हर चीज़ आईएमएफ के ऊपर डाल देना, वो एक कर्ज देने वाला इदारा है। लेकिन सर बहुत सारी चीज़ें, जब अभी मेरे पास अभी भी ये 11 नुकात या कंडीशंस आप कह लीजिए पड़ी हुई है जो आईएमएफ ने कही हैं कि आईएमएफ लगाएगा, जब ये चीज़ें हम पढ़ के लोगों को सुनाते हैं तो एक आम आदमी के जहन में तो यही इंप्रेशन है कि आईएमएफ की वजह से मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है माशी तौर पर वो गलत हो रहा है। तो ये जो एक इंप्रेशन है इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि जो आईएमएफ है सिर्फ लैंडिंग एजेंसी नहीं है, वो अब मज़ीद बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी हुई है। और अभी रिसेंटली जो उसकी जो पहली कंडीशन जो आपने बताई है कि आईएमएफ की जो कंडीशंस होंगी उसकी बेस पे आपका बजट बनेगा और वो ही अप्रूव होगा। तो वो आईएमएफ ने आपको इंटरप्ट करूं, आईएमएफ की अप्रूवल ड्यू है या आईएमएफ ने जो कुछ कहा है बस उसको इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि ये भी कंडीशंस हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं उसके बुनियाद पे आपका बजट बनेगा, सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा और फिर वो बजट इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। तो ये जो सिर्फ लैंडिंग एजेंसी नहीं है, वो अब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट और हर चीज डिसिप्लिन को, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो चुकी हुई है। तो अल्टीमेटली इसको देखना है कि गवर्नमेंट को भी देखना है कि अवाम को, जो कि अभी चंद हफ्ते पहले मिनिस्टर्स ने कहा भी कि अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन जैसे ही आईएमएफ का ये जो रिसेंट रिपोर्ट आई है और उसके 11 कंडीशन जो मशहूर 11 कंडीशंस हैं ये आई हैं, तो वो अब सब खामोश हैं। अवाम दोस्त बजट होता क्या है वैसे? ये बड़ा लंबा मेरा भी करियर है सर, मैं हमेशा समझने की कोशिश करती हूँ क्या होता है। एक तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो सैलरीड क्लास के ऊपर जो डिपेंडेंसी है बजट बनाने, उसको कम करना। ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन उसको कम से कम करना। पहले ये इरादा था गवर्नमेंट का कि इसको हम रिड्यूस करेंगे, कहा भी था कि हम इसको रिड्यूस करेंगे, लेकिन जो अभी जो करंट कंडीशंस हैं जिसपे आपने डेवलपमेंट बजट को भी देखना है, आपने डिफेंस बजट को भी देखना है अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, तो कैसे आप सैलरीड क्लास होने का उसको रिड्यूस करेंगे। और रिपोर्ट के अंदर मेंशन भी है कि ये जो पाकिस्तान जो है रेवेन्यू जनरेशन के अंदर वो काफ़ी सक्सेस नहीं उसकी हो सकी, उसके टारगेट्स को मीट नहीं कर सका। तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, टारगेट्स कम हैं, तो कहाँ से आपको सैलरीड क्लास रिड्यूस होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन साइड, आप बजट बना देते हैं, वहाँ पे खुशखबरी भी दे देते हैं कि एक मिनिमम सैलरी जो है किसी भी लेबर की इतनी होगी, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये एक चीज़ है जो अवाम दोस्त बनाती है कि अगर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में अवाम दोस्त नहीं होगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है उसकी उसको आईएमएफ ने कहा है कि उसका प्लान बना के दें एक विद इन अ ईयर, और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। तो फिर वो देखेंगे कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो जो मीडियम फार्मर्स भी हैं, जो 6 लाख से ऊपर की इनकम के लोग हैं, जो ज़्यादातर स्मॉल फार्मर्स भी होते हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो ये जो पहले सैलरीड क्लास के ऊपर सारे प्रॉब्लम्स थे, अब आपके जब वो डीप डाउन रूरल एरियाज के अंदर जाएंगे, जहाँ पे सबसे गरीब ज़्यादा लोग रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो फिर क्या बनेगा? मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें आपने मिनिमम वेज की बात की है, जिसमें ये कहा गया कि जिस फ्लोर पे बजट बनता और अप्रूव होता है उसके कैफेटेरिया, नेशनल असेंबली के कैफेटेरिया में भी मिनिमम वेज जो है इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो आगे पीछे क्या होनी है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके अगेन आईएमएफ को हम क्या बगैर वजह के पंच करते हैं या पंच करना चाहिए, इस पर मजीद एक सवाल है जो मैं रखूंगी आप लोगों के सामने इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा।
जी वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कुछ आने वाला जो बजट है उसके हवाले से, IMF की जो कुछ शराइत सामने आई है उसके हवाले से सैलरी क्लास वाला ही जो एक नुक्ता है उसी पे मैं चाहती हूँ थोड़ी सी हम मजीद बात कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि सैलरी क्लास को इस दफ़ा खुशखबरी मिलेगी। अब जाहिर है बैक ट्रैकिंग हम देखने के शुरू हो गई है ऑलरेडी, और ये बताया जा रहा है अगेन, जो हमें फेस ऑफ इट आके बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि IMF जो है वो इसको प्रूव नहीं कर रहा या अलाउ नहीं कर रहा। एक बात जो नहीं समझ में आती वो ये समझ में नहीं आती कि रिटेलर्स पर जो टैक्स लगाना है, जो और टैक्सेबल सेक्टर्स हैं जो टैक्स नहीं देते उन पर जो टैक्स लगाना है, IMF उनके लिए तो मान जाता है अगर वहाँ पे कलेक्ट होती, हमारे लिए क्यों नहीं मानता सर? देखिए अगेन बात वही आ जाती है कि हमारे लिए इजी टारगेट क्या है। हाँ। सैलरीड क्लास ऑलरेडी पेड होता है। हाँ। पता है कि उसका टैक्स काट लेना है, उसको 10% पे लगाएं, उसको 30% पे लगाएं। हाँ। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सैलरीड पर्सन होगा जिसको 8 माह से ज़्यादा सैलरी मिलती है, क्योंकि 4 माह तो आपकी गवर्नमेंट काट लेती है। हाँ। तो एट सोर्स इट्स वेरी इजी। अब अगेन IMF क्यों इंटरवीन करता है बहुत सारे सेक्टर में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या हम उसको अलाउ करते हैं या वो खुद से आता है? मसलन देखिए, हम फिस्कल डिसिप्लिन की बात करते हैं, उसने हमें कहा कि आपने अगर मुझसे लोन लेना है तो आपको फिस्कल डिसिप्लिन क्रिएट करना है, आपको फिस्कल डेफिसिट 4% से कम रखना है, आप सब्सिडी नहीं दे सकते ताकि आपका फिस्कल डिसिप्लिन रहे। अब हम क्योंकि पॉलिटिकल इकानमी में रह रहे होते हैं, आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, स्पेशली प्रोविंसेस भी आप काफ़ी अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करते हैं, तो वो फिस्कल इंसेंटिव की तरफ चले जाते हैं, जबकि आपकी इकानमी उसको अलाउ नहीं कर रही होती, आपका टैक्स स्ट्रक्चर उसको अलाउ नहीं कर रहा होता। बट यू हैव टू टेक अ पॉलिटिकल डिसीजन। जब हम पॉलिटिकल डिसीजंस की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर जो IMF है वो अपने जो नट्स हैं उनको टाइट करता है कि भाई अगर आपने फिस्कल डिसिप्लिन कायम नहीं रखना और अपने आप को सब्सिडाइज करना है तो फिर आप हमसे लोन क्यों लेते हो? वो फिर आपकी ट्रांच रोक लेते हैं। तो एज लॉन्ग एज वी आर ओके विद द फिस्कल डिसिप्लिन, IMF नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। IMF बीक की इंटरवेंशन तब आती है जब हम उसको प्लान नहीं दे पाते। IMF कहता है आपने 100 रुपये का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, इट्स अप टू यू। अब अगर मुझ में स्ट्रेंथ है, मेरी इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रांग है, तो मैं ऐसा कहूँ भाई आप 100 की बात करते हो, हम आपको 110 कलेक्ट करके देंगे, बट कलेक्शन का मैकेनिज्म हमारा होगा, ही विल बी हैप्पी। बट अगर मैं उसको कहता हूँ कि 110 तो नहीं कर सकते, 100 भी नहीं कर सकते, जो इस वक्त है वो 80 रुपये हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो कहेगा भाई ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि 20 आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते ठीक हो गया। तो वो ये जो आप कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ये वो हमें एवेन्यूज बता रहा है कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो हो सकता है आपका रेवेन्यू। इतने बड़े फाइनेंशियल फिक्स में एक मुल्क है और पता नहीं कब से है, मल्टीपल IMF प्रोग्राम्स हमने गुजार लिए हैं, और फिर हम IMF के पास बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन में इस दफा तो गए थे जब लगा कि शायद खुदा न खासा डिफॉल्ट हो सकता है। फिर भी सर हम इतने डायरेक्शन लेस हैं, क्या हमें फिर 11 कंडीशंस लगवा ली अपने ऊपर? अभी की बात करें, देखो हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे 5 years प्लान बहुत अच्छे थे। अब मैं अगर पहला 5 years प्लान जो 60s में बना उसमें 2 इशू बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट की गई। एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हम अपनी जो उस वक्त भी फूड की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो हमें इसमें रिफॉर्म्स लेके और हम कहते हैं एग्रीरियन इसको इनोवेशन पे लेके जाना है। दूसरा हमारा गवर्नमेंट का साइज 60s में हमने हाईलाइट किया कि हमारा सबसे मेजर हर्डल गवर्नमेंट साइज है, जो हम एक्सपैंड किए जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ाई जा रहे हैं, अनवांटेड किस्म के डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज बनाई जा रही है, ये हम 60s की बात कर रहे हैं। आज भी गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स कहती हैं कि 500 इदारे ऐसे इस्लामाबाद में हैं जिनका गवर्नमेंट को खुद भी नहीं पता कि ये क्यों है, तो उनको बंद क्यों नहीं किया जा रहा? 2 डेस्क लगे हुए हैं, अगर आप सेक्रेटेरिएट में चले जाएं और वो पूरे डिपार्टमेंट्स के बजट्स हैं, तो वो हम बंद क्यों नहीं कर रहे? IMF तो आपको नहीं कह रहा कि उनको चलाओ, उनको बंद कर दो, जो आपने टैक्स लगाना वहां से सेविंग कर लो। हाँ। तो हम एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं कर रहे। थ्रू हमारे पास टाइम नहीं है, विल नहीं है, डिस्कशन में आप देख लें कहीं पे हम एक्सपेंडिचर की बात की, हम हमेशा टैक्स की बात करते हैं एक्सपेंडिचर में। इस दफा IMF बात कर रहा है एक्सपेंडिचर की, वो कह रहे हैं कि आप अपना नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कट करें। एक्सपेंडिचर की जब बात होगी तो हमें गाड़ियां सरेंडर करनी पड़ेंगी, हमें अपने प्रोटोकॉल सरेंडर करने पड़ेंगे, हमें ये जो लग्जरी किस्म की रेजिडेंस है इसको सरेंडर करना पड़ेगा। आर वी विलिंग टू डू दैट? हमें आधी से ज्यादा मिनिस्ट्रीज बंद करनी पड़ेंगी, हमें 400 डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेंगे, हमें स्टील मिल को सब जो है प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, हमें रेलवे को आउटसोर्स करना पड़ेगा। आर वी विलिंग टू डू दैट? वो नहीं हम करना चाहते। जब वो नहीं करना चाहते तो व्हाट एल्स? टैक्स लगा दो। टैक्स किस पे लगाओ? जो ऑलरेडी दे रहा है। अच्छा, ऑलरेडी जो देने वाली बात है ना डॉक्टर काशिफ साहब, इसके अंदर एक बहस, अगेन ये ऐसी बहस है जो मैं शायद सालों से कर रही हूँ कि एग्रीकल्चर टैक्स, मसला क्या है एग्रीकल्चर टैक्स का? हम एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स करना नहीं चाहते, कर नहीं पाते, प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है, वो भी मेरे ख्याल है एक कंसर्न है, और IMF कॉन्स्टेंटली अब इस बात को पुश कर रहा है कि आपकी प्रोविंसेस को ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन पूरा साल गुजर गया है और मैं देख रही हूँ कि अब मैंने दोबारा कोई गुफ्तगू सुनी है कि एग्रीकल्चर टैक्स पे काम करना है, हमने पूरा साल फिर उसको कोई लिफ्ट नहीं कराई।
जी मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल काम है और मेरे ख्याल में कि जो लेजिस्लेशन हुई है और वो इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक बड़ा मार्क है हमारी डेवलपमेंट में। आपने सुना होगा कि हम पानी की प्राइसिंग के ऊपर भी बात करते थे, इरिगेशन वाटर की, फिर हम एग्रीकल्चर टैक्स की काफ़ी दहाइयों से बात कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हो क्यों नहीं पा रहा। तो कई दफ़ा अगर हम पॉजिटिव साइड देखें आईएमएफ की, तो बहुत सारी जो रिकवरी हमारी इकॉनमी में हुई है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुई हैं, वो एविडेंट है कि कुछ ना कुछ बेहतरी हुई है। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमारी जो सदियों से नॉलेज है, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हमें बता रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, गुर्बत ख़त्म करने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं तो खराबी है। बिल्कुल है, उस खराबी बहुत ज़्यादा खराबी वही ना, मतलब ये कहीं प्लानिंग में खराबी है, कहीं रिसोर्सेज में खराबी है, कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में खराबी है। और अब अगर फ़र्ज़ करें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं, तो ये एक वही डॉक्टर साहब की बात की पॉलिटिकल इकॉनमी है, क्योंकि जो कोई भी नहीं चाहेगा कि जो सेक्टर जो बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का, उसके अंदर टैक्स लगे। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो क्योंकि हमें आदत है सैलरीड क्लास को और कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर टैक्सिंग करने की, वो सारा प्रोसीजर्स प्रोसेसेस हमें पता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर टैक्सेस के अंदर इशू, एक तो उनको कंप्लाइंस की तरफ लेके आना, फिर कैपेसिटीज़ के इश्यूज हैं प्रोविंसेस के अंदर, क्या वो उस जो लॉज एंड रेगुलेशंस बनेंगी वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो प्रोसेसेस डिफाइंड नहीं है। इसलिए आईएमएफ कह रहा है कि यार प्लान बना के मुझे दिखाएं और उस प्लान के मुताबिक उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी बना के दिखाएं। तो ये यहाँ एडवोकेसी तो सर बड़ी थी डेवोल्यूशन की कि सब कुछ डिवॉल्व कर दिया जाए, लेकिन तैयारी उस वक्त भी हम कहते थे कि नहीं है, और अब तक भी इतने सालों के बाद भी साबित हो रहा है कि तैयारी नहीं है। तो यही एक सबसे बड़ा तो लिंचपिन ये है कि जो आप लोकल गवर्नमेंट को एक्टिव नहीं कर रहे, तो वो एक बड़ा सोर्स है आपकी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का। तो अगर आप वो एक फ्रेमवर्क बनाएंगे तो उसमें लोकल गवर्नमेंट के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको पता है कि फ़लाँ किसान वो कितना है, उसकी शेयर क्रॉपिंग कितनी है, एक्चुअल ज़मीन कितनी है और वो उसकी इनकम कितनी है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉन एग्जिस्टेंट है हमारा तो खैर लोकल बॉडी सिस्टम। फिर उसके बाद टैक्स कलेक्ट करने का प्रोसेस, अभी तक जितने हमारे प्रोसेस हैं वो सारे इंग्लिश के अंदर हैं। जब आप जाएंगे रूरल एरियाज़ में, अभी तक तो गुजारा आपका हो रहा था, जब आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो एक मैसिव लेवल, मिलियंस ऑफ फार्मर्स की आप बात कर रहे हैं, कोई एक छोटे लोगों की, कुछ चंद हज़ार लोगों की बात नहीं कर रहे, उनको उस नेट में लेके उस प्रोसेस में लेके आना, ताकि वो बेहतर जो पेमेंट कर आपकी इनकम टैक्स पेमेंट कर सकें, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इसमें काफ़ी एक शफलिंग होगी सोसाइटी के अंदर, कोई रेजिस्टेंस भी होगी, कुछ एजिटेशंस की भी तैयारी आप कर लें, क्योंकि हर एक के पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। आप किसान बोर्ड के और जितनी किसान यूनियन उनकी बातें सुन लें तो उनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। किसान तो वैसे ही एक साल से सड़कों पे बैठे, फवाद रीजन और दिया तो उनके मल्टीपल मसाइल चल रहे हैं। ये एक बहुत वन ऑफ द जो सॉल्यूशन जो अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट में भी और सिंध में भी किसान कार्ड जो स्टार्ट किए हैं, उसको अगर हम इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स के अंदर कि उसकी कलेक्शन की तरफ हम लेके आ सकें और उसको आसान बना दें, जितनी तरह आसान बना सकते हैं, तो आई थिंक कि ये एक सक्सेस स्टोरी होगी। हमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, मैं सिर्फ सैलरीड क्लास पे मुल्क नहीं चल सकता और कॉर्पोरेट सेक्टर से जो आपको टैक्सेस आते हैं उससे नहीं चल सकता, आपको हर एक को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें गवर्नमेंट को ये भी शो करना पड़ेगा, ये जो रिटेलर्स से नाकामी हुई है इसको भी कामयाब करना पड़ेगा, ताकि आप किसानों को एग्जांपल दे सकें कि भाई ये देखो ये भी दे रहे हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लोग और आपको भी देना पड़ेगा और इस पूरे टैक्स नेट के अंदर आपको आना पड़ेगा। सर सूबाई गवर्नमेंट की क्योंकि हम बात करें और एक्सपेंडिचर कम करने की बात है, रेवेन्यू जनरेट करने की बात है, ये एक सवाल बहुत किया जा रहा है कि हमारा एक सूबा जो है बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है, बड़ा एक्टिवली हम प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करते चले जा रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं हेवीली, किसान कार्ड से मुझे याद आ गई ये बात। तो ये भी एक सवाल किया जा रहा है एक आम ले पर्सन जो नहीं अंडरस्टैंड करता मईशत को, कि एक तरफ हम कहते हैं हमारे पास पैसे हैं नहीं खर्च करने के लिए, दूसरी तरफ इतनी हेवी सब्सिडीज और प्रोजेक्ट्स हैं कि बस खत्म ही नहीं हो रहे, इस पर एतराज नहीं आता या ये एक प्रॉब्लम नहीं है, हर्डल नहीं है? प्रॉब्लम उस वक्त ये खत्म हो जाता है जब आपने 18th अमेंडमेंट कर दी, 7 NFC वार्ड भी आपने कर दी, अब प्रोविंस को पैसा मिल गया, अब इट्स अप टू प्रोविंस तो कैसे खर्च वो कैसे खर्च करता है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक बड़ा प्रोविंस है वो हर रोज प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, उसका आप स्प्रेड देख लें। मसलन अगर एक प्रोग्राम है मीडिया पे आ गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हो गया, अब उसके बैक एंड पे जाएंगे तो हो सकता है 10 बेनिफिशरी भी ना हो, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ द वे टू बी इन द पार्ट ऑफ द सिस्टम। बट क्वेश्चन जो हमारे लिए मेजर है कि क्या वी आर द रिस्पॉन्सिबल नेशन, पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा हमारे लिए ये है, क्या सूबे अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं
वो नहीं लेना चाहते, दे हैव अ प्रोटेक्टेड इनकम। जब मेरे पास प्रोटेक्टेड इनकम है तो देन आई डोंट नीड टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जस्ट सेड कि आपको पैसे मिल रहे हैं, आपने खर्च करना है, इजीएस्ट वे, मतलब आसान से। इवन अगर आपने सरप्लस भी क्रिएट करना है तो उसके लिए भी फेडरल जो आपकी मेहनत ही कर सकता है, आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो ये जो हम हर दफ़ा कहते हैं कि फेडरल कहता है प्रोविंस को थोड़ा सा सरप्लस क्रिएट करें ताकि हमारा डेफिसिट हो। अब आप इन रियलिटी देखें कि फेडरल के पास बचता क्या, आप 100 रुपया कलेक्ट करते हैं, 60-70 रुपये आप प्रोविंस को दे देते हैं, बाकी जब आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो उसके बाद आपको अपने डिफेंस के लिए भी पैसा नहीं मिलता। सर हम स्टार्ट ही आई थिंक उससे नेगेटिव उससे होते हैं, डेफिसिट बजट है हमारा, जहाँ से हम शुरू होते हैं अपना बाकी। तो फिर देन यू हैव टू प्लग इट थ्रू दीज सोर्सेज, चाहे आप कमर्शियल बैंक से पैसा उठा रहे हैं, चाहे आप इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा उठा रहे हैं, यू हैव टू प्लग इट। तो अब हमें जो काम करने की ज़रूरत है, एक तो टैक्स को इस तरह से रैशनलाइज करें कि उसके रेट्स को कम करें, हर बंदे को टैक्स देने का पाबंद करें। देयर विल बी नो फ्री लंच फॉर एवरीवन। हम जो कहते हैं फाइलर को लॉक कर दो, नॉन फाइलर को लॉक कर दो, ये ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए। एवरीवन शुड पे टैक्स। एग्जैक्टली, आई थिंक ये टर्म जो है नॉन फाइलर जितना कैजुअली पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है शायद और कहीं इसको खत्म करें। एवरीवन शुड हैव टू पे टैक्स। टैक्स रेट इतना कम कर दें कि उसको लीकेजेस में पैसा देना ज्यादा लगे और टैक्स पे करना आसान लगे। फिर हमने एक सजेशन दी कि टैक्स सबमिशन को आप एक आधे पेज का फॉर्म बना दें। हर बंदा अपने मोबाइल पे उस फॉर्म को खोले, अपनी इनकम लिखे, अपने एक्सपेंडिचर लिखे, नीचे उसको ऑप्शन आ रही हो कितना आपका टैक्स बनता है। अदरवाइज तो एक MA पास इवन PhD बंदा अपना टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा सके। वकील रखे हुए लोगों ने, वकील रखे। तो जस्ट मेक इट अ वन पेज। हम जस्ट जितनी आसानी से अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा आसानी से हमें अपना टैक्स रिटर्न यही होता है। अगर आप बाहर जाके देखें लोग अपने फोन से अपने टैक्स को फाइल करते हैं। मैंने अभी एक आर्टिकल इसी पे लिखा है कि अगर हमने बिजनेस एक्सपैंड करना है तो हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन इतनी आसान कर दें कि ये मेरे पास मोबाइल है और मैं गाँव में एक किराने की शॉप रन करता हूँ, वहाँ मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूँ, उधर ही मुझे अपना बिजनेस नंबर जनरेट हो जाए, उधर ही मेरा बैंक अकाउंट खुल जाए, उधर ही मुझे QR कोड मिल जाए और उधर ही मुझे अपने बिजनेस का नाम मिल जाए। yes. और मुझे उधर ही फी पे करनी है 200, 500, 1000, मैं उधर ही मोबाइल पे करूं। मुझे क्यों 50 ऑफिस के चक्कर लगाने हैं? जब मैं 50 ऑफिस के रजिस्टर करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, वो मैं यहाँ से बैठ के कर सकती हूँ पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ पर लाइक यू आर सेइंग हमें फाइलें लेके फिरना पड़ता है। फाइलें लेके आप 6 हमने रिपोर्ट लिखी है, उसमें आपको 6 महीने एक NOC लेने की लगता है। ऐसा ही कौन बंदा है जिस तरह के एनवायरनमेंट में काम करेगा? जब काम लोगों को नहीं करने देंगे तो टैक्स कैसे लेंगे आप? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, छोटे से लेकर बड़े छोटे से हर किराना स्टोर को अपना बिजनेस रजिस्टर करने दें, खुद टैक्स नेट में आ जाएगा। स्टेप्स वो ले जो फैसिलिटेटिंग हो। हमने उनके पीछे इंस्पेक्टर लगा दिए। इस्लामाबाद में आप बिजनेस करने नहीं देते तो गांव में क्या बिजनेस होगा? वही ना, और जैसे सर ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि लिटरेसी जो लोगों की है यहाँ पे उसको माइंड में रखें। इसके कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स जो हैं वो हर कोई तो नहीं कर सकता। मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके एक तरफ कह रहे हैं बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, साथ ही गवर्नमेंट कह रही है हमने महंगाई कम कर दी है। ये मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा किस तरह से हुआ है। इस ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे को जाने से पहले सर जो बात मैं कर रही थी, डॉक्टर साहब आपसे इस पे पहले पूछ लेते हैं। सर एक तरफ तो ये जो 100 रुपये तक जो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स है वो जी अब सुनने में आ रहा है कि कमिट कर दिया और कह रहे हैं कि वो लगा देंगे। बिजली वाला भी मैंने भी इब्तदाइये में भी बात की है जी, वो लोन लेके तो ऑफसेट कैसे होगा जी कि वो डेट सर्विस चार्ज जो है वो आपके बिल में और मेरे बिल में, हम सबके बिल में लगकर आएगा। दूसरी तरफ ये क्लेम है गवर्नमेंट का कि वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी महंगाई कम कर दी है, तो महंगाई कम की है बढ़ाने के लिए, और हुई भी है कम की नहीं, ये भी एक सवाल है। पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब दे दूं। महंगाई कम होना कम हो गई है, मतलब जो जिस रेट से ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन कम हुआ, ये बड़ा अच्छा है जो ये बड़ा ये लपेट के बाद ये किसी इकोनॉमिस्ट ने या किसी गवर्नमेंट के बंदे ने इसको इजाद करके तो इसको तो ये एक कंफ्यूज हो गया कि हम एक 0 पे पहुंच गए हैं। 5% से बढ़ी थी, लेट्स से 4 से बढ़ी है, 0.3% पे लेकिन महंगाई तो वहाँ पे ही है। आप जितनी ज़रूरत की चीज़ें आप देखें वहाँ पे तो महंगाई वही है। इनकम आपकी, वो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि तकरीबन 6, 7, 8 महीने की आप तनख्वाह लेते हैं तो महंगाई आपके इनकम कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, जो रेट चलें आप कह भी लें कि महंगाई कम हुई है, लेकिन जैसे ही ये जो लेवी होगी पेट्रोलियम लेवी और ये जब उसको एडजस्टमेंट करेंगे, और आपको पता है कि जो टैरिफ को उन्होंने ओपन कर दिया है तो उसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, जो कॉस्ट जो बिजली की पैदा करने की उसको बराबर करेंगे आपके रेवेन्यूज़ के साथ, तो लाजमी तौर पे वहाँ पे आपके जो लाइन लॉसेस हैं, आपके जो डेफिशिएंसीज हैं, वो जब आप उसको कवर करेंगे तो लाजमी तौर पे वो आपको महंगा करना पड़ेगा। ठीक है, वो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, हमें ख्वाबों में नहीं रहना चाहिए। कुछ हकीकत की चीज़ें हैं वो हकीकत है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
अब किया क्या जाए इम्पोर्टेंट इसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट जो भी इंक्रीज़ करे वो फेयर एंड कम्प्लीटली आवाम को बताए, रादर देन उसको हाइड कर दे मुख्तलिफ टैक्सेस और लेजिस्लेशंस के कवर कर दे, तो वो कंफ्यूज हो जाए लोग कि एक तरफ तो आवाम जो है गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस कर रही है आपकी बिजली के बिल्स और वगैरह, और दूसरी तरफ इंक्रीज कोई रियल टर्म में आपको डिक्रीज नजर नहीं आ रहा, तो उस डिक्रीज को आवाम तक पहुंचाएं, क्योंकि वो ये आवाम का हक भी है कि अभी भी जो पेट्रोल, जैसे आपने कहा पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो रिलीफ था वो पास ऑन नहीं किया गया, पहले उसको रोक दिया गया उसी अमाउंट के ऊपर। अब जो है ये नई कहानी सुने, कार्बन टैक्स अलग लगाने की बात हो रही है, 100 रुपए तक उसको बढ़ाने की अलग बात हो रही है। तो ये तो ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मतलब एक वेव ऑफ इन्फ्लेशन भी होती है। ऑफ कोर्स वो उसका एक बड़ा वो कम होने की नहीं होती। आपने ऑब्जर्व किया होगा पेट्रोल की प्राइसेस कम भी हुई हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आया आपके प्राइसेस के ऊपर। तो ज़्यादा होने की फौरन ज़्यादा होने की ये जो बेसिकली इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिस्ट जो है ये बताते हैं कि ट्रिगर आप जब आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी को ट्रिगर करते हैं तो वो आपकी वो कैस्केटिंग इफेक्ट के साथ वो इंक्रीज कर जाती है, लेकिन उसी इफेक्ट के साथ पीछे नहीं आती अगर प्राइसेस कम हो जाए। तो ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है इकोनॉमी का, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर हम समझें कि जी प्राइसेस कम हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गई है, तो मुर्गी आपको उसी रेट पे मिलेगी जो आज से 3 साल पहले मिलती है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन ने एक लीप लिया है और एक जगह पे पहुंच गया, वहाँ से दोबारा एक नई कहानी स्टार्ट होगी। तो यही चीज़ जो है प्राइसेस की बात है, जो इन्फ्लेशन की बात है, ये एक घोरक धंधा है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि अगर हम इसको क्लियरली गवर्नमेंट आवाम के साथ शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, आवाम खुद तैयार भी होगी चीज़ों की। और फिर बताएं कि जो चीज़ बजट आ रहा है, आपके पास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, वो कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। ख़ासतौर पे जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज हैं, वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा देहातों में हैं, फ्लड्स अभी आपके आने को हैं, मौसम है आने वाला है। इस दफ़ा बारिशें कम हुई हैं, क्या कहते हैं आपके स्नो कम हुई है। तो एक मिथ है कि जब ये चीज़ें कम होती हैं तो मानसून ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी हीटिंग कैपेसिटी जो है क्लाउड्स की बढ़ जाती है, और वो तो वो उसकी प्रिपरेशंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है आपकी तकरीबन 11-12% आपकी GDP ग्रोथ जो है वो उसमें से चली जाती है ओवर द ईयर्स। जो कहाँ से पूरा हो, कहाँ से पूरा होगा डॉक्टर साहब? ये तो देखे ना, जो सैलरी पे टैक्स है वो देने के बाद एक तूफान है इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो फेस करना पड़ता है। ये तो नहीं है कि मैं और आप सैलरी पे टैक्स देने के बाद इस पेन को खरीदेंगे तो टैक्स नहीं देंगे, हम जो भी लेंगे उसके बाद उस पर टैक्स देंगे। फिर भी हम शॉर्ट होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर। नए एवेन्यूज, हम किताबी बातें तो करते हैं, बहुत अच्छी बातें, लेकिन लगता नहीं है कि गवर्नमेंट के अंदर या इदारों के अंदर कैपेसिटी है नए एवेन्यूज को इंक्लूड करने की। तो फिर सर एक आम आदमी के लिए तो हर चीज़ आपके पास ब्लैक एंड वाइट अवेलेबल। अब जो मिसिंग पार्ट है वो आपकी विल है। हर एक चीज़ की कास्ट है। देयर इज़ अ पॉलिटिकल कास्ट ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। मसलन अगर मैंने यहाँ पे 500 डिपार्टमेंट जो कि इररेलेवेंट है उनको बंद करना है, तो देयर इज़ अ कास्ट। इस तरह जैसे हम बात कर रहे थे कि रिटेलर को अगर हमने टैक्स नेट में लेके आना है, जो यहाँ पे ट्रेडर बैठा हो उसको टैक्स नेट में लेके आना है, या इवन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं दो, लेकिन वो ट्रेलर रिटेलर एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो आपका वोटर हो, तो बड़ा मसला है ना? वो आपका वोटर है, और वही अगर आपका असेंबली में बैठा हुआ है मेंबर है, वही आपका मिनिस्टर है, हाउ यू कैन डू दैट। इसी तरह आप देखें कि जो लॉबीज पीछे काम कर रही हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को हमने सब्सिडी दी है, शुगर इंडस्ट्री को हमने सब्सिडाइज किया हुआ है, फर्टिलाइजर। ये तो मेरा सवाल है, आईएमएफ स्पेसिफिकली ये क्यों नहीं कहता कि इन सेक्टर्स की या इस तरह की हेवी सब्सिडीज जो है वो आप बीइंग एन इकोनॉमी दैट यू आर आप नहीं कर सकते? देखिए, जब निगोशिएशंस टेबल पे हो रही होती है तो उसके पीछे भी बहुत बड़े इंटरेस्ट काम कर रहे होते हैं, जो कि इस तरह के एजेंडा आइटम को टेबल पे आने ही नहीं देते। अब आसान है, देखिए कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे पहुंचना है। आईएमएफ ने आपको लोन देना ही देना, दैट इज अंडरस्टूड। आपने लोन लेना ही लेना है, नो देयर इज अ बार्गेनिंग। अब उस बार्गेनिंग में आप अपनी कंडीशन सामने रखते हो, अपनी कंडीशन सामने रखते हैं, अल्टीमेटली यू कम अप विद कंक्लूजन, ठीक है जी कुछ हम कर लेते कुछ, तो इजी सोल्यूशन की तरफ हर कोई जाता है। हाँ, तो जो उनके लिए भी आसान और आपके लिए भी सही। उनको भी मॉनिटर कर को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है क्योंकि ये पिछले साल से बात हुई, पिछले बजट के साथ ये गुफ्तगू शुरू हुई थी और आईएमएफ ने कहा था कि आपको नेशनल फिस्कल पैक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारी जो स्पीड और पेस है, मैं तो उस पर पहले हैरान हूँ कि हमने अगले बजट का इंतजार किया और अब हमने कमेटी बनाई है कि इस पैक्ट पे काम करना शुरू कर दें। हमने पूरे 1 साल का वक्त लिया है। देखिए, इसमें भी वही पॉलिटिकल इकॉनमी आ जाते हैं, जैसे वो काफ़ी अरसे से डिबेट हो रही थी कि एनएफसी अवार्ड पे बात करें।
प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी की बात करें, प्रोविंसेस को जो उनको मिनिस्ट्रीज मिली हैं उनकी ट्रांसफ़र की बात करें, तो आईएमएफ के साथ हम एग्री कर लेते हैं कि जी ठीक है हम बात करेंगे, फिर उसको हम डिले करते हैं। दीज आर द सम कि हम देखें, हम आईएमएफ को क्या कहते हैं जी, देखिए अभी हमने इधर टैक्स लगाया, इस दफ़ा हमारा हदफ पूरा हो गया तो हम अगले क्वार्टर में कर लेंगे, अगले क्वार्टर के बाद अब आपका नेक्स्ट फिस्कल ईयर आ गया, तो डू यू हैव एनी मीटिंग ऑन द एनएफसी अवार्ड? कोई भी सूबा अभी तक इस पे रेडी नहीं है और गवर्नमेंट की कोई इस तरह कंक्रीट एफर्ट भी नहीं है। अगर हम SIF से के थ्रू बहुत सारे डिसीजन करवा सकते थे तो व्हाई नॉट दिस एनएफसी अवार्ड शुड बी पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अभी देखें, अभी ये जो कनाल का इशू हुआ उस पर हमने डिसीजन कर लिया कि जी सारे सूबे बैठे जी ठीक है, पॉलिटिकल कॉस्ट आ गई ना, पॉलिटिकल कॉस्ट आ गई, तो ये इस पे भी सारी पॉलिटिकल कॉस्ट है। देखिए जब ये एनएफसी अवार्ड बन रहा था तो प्रोविंसेस वर वेरी क्लेवर, उनको पता था कि हमारी प्रोविंस में तो गवर्नमेंट रहनी है, फेडरल में पता नहीं रहनी है कि नहीं रहनी है। एवरी प्रोविंस वाज सो क्लेवर, सबको पता था कि पंजाब में किसने डोमिनेट करना है, सिंध में किसने डोमिनेट करना है, बलोचिस्तान में किसकी सिचुएशन रहनी है, केपी में किसने आना है, तो दे ऑल एग्रीड टू ट्रांसफर मैक्सिमम रिसोर्सेज टू प्रोविंस, उसमें सब एग्री हो गए। अब जब बात आ रही है कि फेडरल के पास तो डिफेंस के लिए भी पैसे नहीं है, फेडरल टैक्स का इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट भी नहीं कर सकता, तो दे सेड के तो बस वही बात आ गई कि हम फाइनेंशियल ईयर का आगाज ही डेफिसिट से, फिर उसके बाद इट्स ऑल अबाउट डेफिसिट फाइनेंसिंग और बजट ऑलवेज रिमेन अ बजट, देयर इज नो क्वेश्चन फॉर अवाम। चले मेरे पास अभी वक्त क्योंकि मैं डॉक्टर साहब से भी पूछ लूं, सर ये एनएफपी ये जो नेशनल फिस्कल पैक्ट है इसके ऊपर हाउ डू यू लुक एट इट? आईएमएफ ने पिछले साल कहा, अभी तक हमने उसके ऊपर एक तो कोई काम नहीं किया। इन द वेक ऑफ एनएफपी की क्या जरूरत थी, ये भी कुछ लोग हैं सवाल करते हैं। मेरे ख्याल में जो इसमें डॉक्टर साहब ने जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो माफियाज और प्लेयर्स हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनके अंदर जो एनएफसी अवार्ड है वो जो उसकी तकसीम होती है, वो उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको एक्सपेंडिचर को स्पेंड नहीं कर सकती, तो वो जो मैकेनिज्म है उसका रिटर्न का वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके ऊपर पॉलिटिकल बयानात आ जाते हैं, आपने और सूबों से भी सुना होगा कि कोई रिटर्न नहीं करता, तो वो एक तो ये चीज़ हाईलाइट करता है कि प्लानिंग कैसे की उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। इसका मतलब है कि एनएफसी अवार्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको देखने की ज़रूरत है, कुछ नए इंडिकेटर्स डालने की ज़रूरत है फेडरल की साइड से, ताकि वो फेडरल को भी उसका शेयर मिले। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो हमारा काफ़ी बिल्कुल जी। अभी भी एक कमेटी कह रहे हैं कि बना दी है नेशनल फिस्कल पैक्ट पे काम करने के लिए, बजट से पहले काम कर लेंगे, आप मुस्कुरा फिर कमेटी बना देते हैं, हम उसके साथ कमेटी लेकिन मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि चले कुछ ना कुछ तो एक स्टेप आप आगे चलते हैं, बातचीत जब तक जारी है हम लोग जिंदा हैं और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ हम बड़े पॉजिटिव चले सर, ये इस कौम की अच्छी बात ये है कि बड़ी पॉजिटिव और रिजिलियंट है, वरना जो कुछ हमारे साथ होता है बड़े मुश्किल हालात है। और बजट जो आ रहा है करीब जैसे तो मुझे तो लग रहा है कि आवाम की इस दफा शायद थोड़ी ज्यादा ही चीखें निकलने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एड अप हो गए हैं पिछले साल और इस साल के बीच में हम कंपेयर करें। बट लेट्स होप एंड प्रे कुछ बीच में ऐसा हो। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि कोई ऐसा एवेन्यू भी है जहां से आवाम को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन चलें रेमिटेंसेस, लेकिन चलें आने वाले दिनों में ट्रांसमिशंस करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों से पूछेंगे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर इकबाल साहब, डॉक्टर काशिफ मजीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।